मोदी का वार और आरएसएस का पलटवार। काफी दिनों से ये आप सुन रहे हैं, आप तो कुछ कम दिनों से सुन रहे होंगे। जहां तक मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मोदी का वार और आरएसएस का पलटवार, या यूं कह सकते हैं मोदी का वार आज के लिए, मोदी का वार और भागवत का पलटवार, ये बहुत दिनों से चला आ रहा है। इनकी आपस की दुश्मनी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। जब ये दोनों ज्वाइन किए थे, जब ये आरएसएस में आए थे, तब से आपस में दुश्मन है। खैर, इनकी आपस की दुश्मनी पर अगर हम बात करेंगे तो बात भटक जाएगी, आपको असली बात नहीं बता पाएंगे। तो असली बात पे ही टिके रहते हैं। रही बात मोदी के वार और आरएसएस भागवत के पलटवार की, आपने गांव में देखा होगा कि, और या मैं समझता हूं समाज में 3 जेंडर होते हैं, एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग और एक बीच में कोई लिंग होता है। पता नहीं उसको क्या कहते हैं, एग्जैक्ट शब्द मेरे पास नहीं है। देसी भाषा में उसे छक्का, हिजड़ा वगैरह वगैरह कहते हैं, कॉमन जेंडर। तो मोदी और भागवत का वार और पलटवार आपको वो लड़ाई गांव की याद दिलाती होगी, या कहीं अगर आपने 2 कॉमन जेंडर वालों को लड़ते देखा होगा, कॉमन जेंडर या कुछ और कहते हैं, जो भी कहते हैं, हिजड़ा, छक्का या और कुछ कहते हैं, जो भी कहते हैं, आपस में जब वो लड़ते हैं तो किस तरह लड़ते हैं आप जानते हैं? मैंने देखा है, आप भी देखे होंगे कभी, अगर नहीं याद आ रहा है तो याद कीजिए। वो आपस में भी लड़ते समय हाथापाई नहीं करते, पटकी पटका नहीं करते, डंडागोजी नहीं आपस में चलाते, यानी भिड़ते नहीं है, बस तालियां बजा बजा के एक दूसरे पर ताने कसते रहते हैं। आप समझ गए? अभी जो चल रहा है मोदी के वार और भागवत के पलटवार को आप उसी दृश्य से जोड़ सकते हैं, या कल्पना कर सकते हैं कि कभी ऐसी लड़ाई हमने देखी थी। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसको आगे विस्तार से बताना चाहता हूं। आपका 10-5 मिनट समय लूंगा, जुड़े रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा धैर्य से, अगर ठीक लगे, सही लगे तो। अब रही बात, इस बात को समझने के लिए आपको यह बात समझना पड़ेगा कि संघ यानी आरएसएस मोदी को 2014 में भी प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करना चाहता था। और ये बात मोदी ने खुद कई जगह पर इसे व्यक्त किया है। आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी बात, अगर ऐसी बात है तो फिर मोदी कैसे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बन गए? नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री कैसे बन गए? और आरएसएस तो नरेंद्र मोदी का सहयोग करता रहा। ये सारे सवाल आपके मन में खड़े होंगे, लेकिन इसको आप आराम से समझ लेंगे जब मैं आगे थोड़ा और बताऊंगा। मेरे दोस्त, मैं भी पतंजलि से जुड़ा हुआ था, यानी रामदेव से। वैसे मैं प्रभावित था राजीव दीक्षित से, और राजीव दीक्षित के कारण ही वहां गया था। और 2010 से 2014 तक ये उस पाप का भागीदार बना था जिस पाप के नाते, माने जिस कर्म के नाते नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और देश की इतनी दुर्गति हुई है, उसका हमें हमेशा अफसोस रहता है। लेकिन कुछ बातें जो निकलती हैं उसको आपके सामने रखना मैं ठीक समझता हूं, या आपको समझ में आ जाएगा मेरी बात। तो ऐसे कई मौके आए जब नरेंद्र मोदी के जितने चाटुकार थे, सिपहसालार थे, वो भी ये बात कहा करते थे। और खुद नरेंद्र मोदी ने 1-2 जगह ऐसी बातें कही हैं, कम से कम मैं समझता हूं कि कई मोड़ तो ऐसे आए हैं जिसमें मैं भी सामने रहा हूं, और ये बात आई है कि आरएसएस नहीं चाहता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करना। 2009 में ही नरेंद्र मोदी ने कोशिश की थी, आरएसएस नहीं माना था, और आडवाणी सामने आ गए थे। आरएसएस हमेशा चाहता था आडवाणी को, मतलब उस समय चाहता था। बाद में जब 2009 में हार गई बीजेपी, जब 2014 में 9 में ही कोशिश किए थे नरेंद्र मोदी, जब 2014 उस समय नहीं हो पाए और लाल कृष्ण आडवाणी को आगे करके चुनाव लड़ा गया, हार गए।
समर्थन था आरएसएस का, इसीलिए एल के आडवाणी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया था। आगे चल करके वहीं से नरेंद्र मोदी 2009, 9:30, 10 में उसी समय से तैयारी करना शुरू कर दिए थे। और उसी समय से मैं भी पतंजलि से जुड़ा था, यानी कान्हे भाई से, रामदेव से जुड़ा था। अब उसको यूं समझिए कि वहां पूरी पतंजलि, ये कई बार बता चुका हूं कि पूरी पतंजलि नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है। और सिर्फ पतंजलि नहीं, ऐसे बहुत से हैं, जैसे रविशंकर, राम रहीम, आशाराम, ऐसे कई हैं। आप सोचेंगे कि आशाराम को तो जेल में है और नरेंद्र मोदी ने कोई मदद नहीं की। राम रहीम को तो कई बार छुड़ा चुके हैं, पैरोल पर घर भेज चुके हैं, चुनाव प्रचार करवा चुके हैं। आशाराम को तो एक बार भी ऐसा मौका नहीं मिला है। इसको समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि दोनों के बीच, आसाराम और नरेंद्र मोदी के बीच पैसे को लेकर ही लड़ाई हुई थी। वो पैसा कौन सा था? नरेंद्र मोदी ने गुजरात को बेचकर जो पैसा ब्लैक मनी कमाया, वो रामदेव, आरएसएस और दूसरे राम रहीम, रविशंकर या ऐसे आसाराम जैसे जगहों पर पैसा लगाया, जो बाद में इनके लिए काम किया। हालांकि आसाराम तो उससे पहले ही जेल में चले गए, नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ही, क्योंकि इन दोनों के बीच पैसे को लेकर झगड़ा हो गया था। अब रह गई तीसरा मोड़, रामदेव या और दूसरे लोग। तो आपने देखा कि इन्हीं के कारण, यानी यहां तक कि रामदेव तो यहां तक पहली बार, सबसे पहले रामदेव ने ही सामने नरेंद्र मोदी को बुलाकर पतंजलि में यह डिक्लेयर किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का डिक्लेयर करेगी, तभी हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। आपने ये भी अगर ध्यान हो तो याद होगा कि चाइना कह रहा था कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो गड़बड़ होगी, यानी इनडायरेक्टली समर्थन कर रहा था। अमेरिका वीजा नहीं दे रहा था, यह ड्रामा आपको देखने को मिला। लेकिन बाद में आपको यह भी देखने को मिला कि नरेंद्र मोदी एक ननिहाल की तरह अमेरिका और चाइना का प्रयोग किया। हर दूसरे दिन चले जाते थे, सेवा और ड्रामे करके आ जाते थे। आपने ये भी देखा। तो अमेरिका, चीन, देसी विदेशी पूंजीपति और भारत के भगवा दलाल प्रोजेक्ट करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के लिए आगे किया। आरएसएस उसमें नहीं था। आरएसएस नहीं चाहता था कि 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए डिक्लेयर किया जाए, जबकि कोशिश में लग गए थे नरेंद्र मोदी पहले से ही। और आरएसएस नहीं डिक्लेयर कर रहा था, आरएसएस नहीं समर्थन कर रहा था। इसी के लिए नरेंद्र मोदी ने दूसरे संगठनों को, दूसरे भगवा दलालों को तैयार कर रखा था। जैसे मैंने कहा रविशंकर, राम रहीम या फिर रामदेव की तरह राम रहीम भी बोल रहे थे, रविशंकर भी बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा। और आपने कुछ गुजरात लॉबी के पूंजीपति माफियाओं को भी ये बात कहते सुना, अडानी है, अंबानी है या ऐसे और बहुत से रहे जिन्होंने ये कहा, जैसे कुछ तो आज भाग चुके हैं देश छोड़कर, वो भी सामने आकर के ये कहते थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये हो जाएगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी लॉबिंग इतनी टाइट कर दी और इतने भगवा दलालों को मिला लिया, और भगवा दलाल इस तरह से आगे आकर के नरेंद्र मोदी का समर्थन करने लगे कि आरएसएस भी सकते में आ गया। करे तो क्या करे, न चाहते हुए भी आरएसएस ने नरेंद्र मोदी के लिए हां बोलना पड़ा, क्योंकि आरएसएस का मूल मकसद, आरएसएस की पैदाइश ही सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए हुई थी। और वो पैदाइश तब हुई जब अंग्रेजों से मिलकर ये सत्ता चला रहे थे, और उनके जाने के बाद ये चाहते थे कि इनको सत्ता मिले, जो कि इनकी मंशा पूरी नहीं हुई। बाद के 50-60 सालों से ये षड्यंत्र करते रहे, कभी जम्मू कश्मीर में कत्लेआम, कभी कहीं कत्लेआम, कहीं कत्लेआम, यही इसी काम, षड्यंत्रकारी कामों में लगे रहे। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी बाद में, पहले जनसंघ बना, फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। ये सारा इतिहास आप लोग जानते हैं। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी का विकास भी किसी न किसी षड्यंत्र पर हुआ। जैसे कभी बाबरी मस्जिद को ढाया गया, उस समय कुछ सीटें बढ़ गई, कुछ हिंदुओं पर
कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार किया गया, उन पर जुल्म ढाए गए, उनको भगाया गया, उससे कुछ सीटें बढ़ी। कुछ इसी तरह के देश में विघटनकारी घटनाएं करवा करके इनकी धीरे 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 सीटें बढ़ती रही और बाद में ये सत्ता तक पहुंचे। एक एक घटना को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो जैसे मैंने कहा कि कश्मीरी पंडितों का पलायन और उन पर अत्याचार उसी समय हुआ जब इनके अपॉइंटेड वहां गवर्नर भी थे, इनके नरेंद्र मोदी खुद वहां के प्रभारी थे। और बहुत से ऐसे दुष्चक्र आपको सामने स्टडी करेंगे, अगर आप गूगल करेंगे, ढूंढेंगे तो आपको सारे साक्ष्य मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये षड्यंत्र से ही इतनी दूर तक पहुंचे। तो आरएसएस नहीं चाहता था कि वो सत्ता से दूर रह जाए, बड़ी कोशिश करके तो वो अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया था, गिरते पड़ते। अटल बिहारी ने भी वही गलती की जो ये आज मोदी कर रहे हैं या ये लोग करते हैं। अटल बिहारी ने भी सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी बनकर सामने आई, अब काम किया, जिसका परिणाम यह हुआ फील गुड करते करते चले गए, क्योंकि आम आदमी को तो कुछ मिला नहीं। आम आदमी खाली हाथ तब भी था, यानी अटल के जमाने में भी। बाद में फिर 10 साल तक इनके हाथ सत्ता नहीं लगी। अब रहा बात मोदी की, मैंने कहा जिस पर मेन फोकस आज आपके सामने रखने का है कि मोदी को उस समय नहीं चाहते थे, लेकिन आरएसएस के सामने मजबूरी ये थी कि अगर मोदी को आगे नहीं किया गया, क्योंकि बहुत से लोग, मैंने कहा ना कि ऐसे दलाल खड़े कर लिए थे, अपने चारों तरफ एक घेरेबंदी कर दी थी नरेंद्र मोदी, जो हाय तौबा करने लगे थे, वो हल्ला मचा रहे थे कि नहीं मोदी ही चाहिए वगैरह वगैरह, जिसका परिणाम था कि आरएसएस को भी पीछे हटना पड़ा, अपने मन मार करके, यानी अपने न चाहते हुए भी नरेंद्र मोदी का नाम डिक्लेयर किया काफी दिनों बाद, जब रामदेव मैदान में उतर गए। और उस समय रामदेव को नरेंद्र मोदी ने इस तरह से फोकस कर दिया था, खड़ा कर दिया था, और रामदेव का इस्तेमाल करके, और रामदेव की मदद कहीं भी आरएसएस नहीं कर रहा था, यहां तक कि रामदेव से आरएसएस ने धोखा भी किया। इस बात को जब मैं कहूंगा तो आप आश्चर्यचकित होंगे, एक वाकया बताऊंगा तो समझ जाएंगे। रामदेव, जब नरेंद्र मोदी और रामदेव के षड्यंत्रों से राजीव दीक्षित इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक उसी समय, उसके पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन ऐसा करके जो एक संगठन बनाने की कोशिश कर रहे थे रामदेव और अरविंद केजरीवाल वगैरह सब लोग मिलकर के, उसका नेतृत्व भी रामदेव ही कर रहे थे। लेकिन जब ये उस घटना में 1-2 दिन के लिए पीछे रह गए रामदेव, व्यस्त हो गए राजीव दीक्षित को लेकर, उनके क्रियाकर्म को लेकर के, उस पीरियड में अचानक अरविंद केजरीवाल को खड़ा करके आरएसएस पूरी मदद करके सामने आकर के जबरदस्ती एक तरह से इन्फोर्स्ड, और एक और दलाल को शामिल किया जिनका नाम आप जानते होंगे, अभी मेरे जुबान पे नहीं आ रहा है, बहुत पॉपुलर नाम है, जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया था इनके लिए, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल आज अन्ना हजारे, तो अन्ना हजारे को साध करके लाए और अरविंद केजरीवाल को आगे किया और तुरंत धरना प्रदर्शन शुरू करवा दिया, जबकि उस संगठन का ऐलान भी कर दिया। उस संगठन के कार्यकारी लोग थे उनका भी नाम डिक्लेयर कर दिया, जहां रामदेव को एकदम से पीछे धकेल दिया। यह काम आरएसएस ने किया था, यानी आरएसएस से इंटरनल दुश्मनी रामदेव से भी रही। आरएसएस कभी नहीं चाहता कि कोई एक और इस तरह का संगठन, भगवा दलाल खड़े हो जाएं जो उसको टक्कर दे सके। नरेंद्र मोदी यही जानते थे, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने पतंजलि और रामदेव को खड़ा किया था। पूरा पैसा नरेंद्र मोदी अपनी काली कमाई, अडानी और ज्यादातर करीब 50-60% से भी ज्यादा से ज्यादा अडानी पर लगाया था, बाकी रामदेव पर लगाया था। 2-5-10% में और दूसरे भगवा दलालों को हिस्सेदारी दी थी। हालांकि पैसे और हिस्सेदारी में काले धन, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो सबसे बड़े हिस्सेदार आरएसएस बना और उस काले धन को खाया पचाया। उसकी बात आगे करते हैं। फाइनली मेरे दोस्त, हुआ ये कि न चाहते हुए भी आरएसएस, यानी मोहन भागवत या जो भी आरएसएस था उस समय, उनको यह डिक्लेयर करना पड़ा कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि
आरएसएस और मोदी के बीच कभी अच्छे रिश्ते नहीं रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी गुजराती हैं, वो कहते हैं, उनके खून में व्यापार है, वो कहते हैं, और जिसके खून में व्यापार हो और जो गुजराती भी हो नरेंद्र मोदी के कथनानुसार, वो फिर किसी से कोऑर्डिनेट करके चलेगा, खास करके सोशल सर्विस में संभव ही नहीं है। मैं कई बार इस बात को आपके सामने रख चुका हूं। चाणक्य ने भी ये बात कही थी कि कभी भी व्यापारी अगर किसी देश में राजा हो जाए तो जनता मर जाएगी भीख मांग के, और वही हो रहा है। नरेंद्र मोदी व्यापारी थे, वो डिक्लेयर किए, वो तो विदेश में भी बैठकर बोले, परिणाम वही हुआ जब वो प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद की बात यह है। लेकिन पहले की बात यह है कि आरएसएस भी नहीं चाहता था। अब आज की बात आते हैं मेरे दोस्त। आरएसएस हमेशा शुरू, आरएसएस का जन्म जब हुआ तब भी ये अंग्रेजों की दलाली किया करते थे। बाद में भी इनका मोटिव, इनका तरीका सिर्फ यही रहा कि किसी भी, और ये आरएसएस वाले मिलकर के अंग्रेजों से मिलकर के वेस्ट बंगाल में सरकार चलाते थे। इनके पूर्वज यानी जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की, उनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बात उस पर नहीं जाते हैं, बात यहां रहते हैं कि जब आरएसएस मोदी प्रधानमंत्री बन गए, लूट खसोट मचा दी, पूरे देश का ब्लैक मनी अंडरग्राउंड कर दिया। सबसे ज्यादा फोकस आरएसएस और नरेंद्र मोदी के आसपास के भगवा दलाल काले धन पर किए थे। लेकिन आज ये ऊपर से भी सांस नहीं लेते, नीचे से भी सांस नहीं लेते काले धन के बारे में, उसकी बात ही नहीं करते। दोनों होल्स बंद हो गए हैं। फिर देश को सबने मिलकर के ठग दिया काले धन के नाम पर। जबकि सच्चाई यह है मेरे दोस्त कि आज भी काले धन का ही खेल चल रहा है। नरेंद्र मोदी काले धन के लिए ही परेशान है, काले धन में ही डूबे हुए हैं, काले धन में ही बचाने के लिए, काले धन को छुपाने के लिए, काले धन का इस्तेमाल करने के लिए, सिर्फ काले धन के ही पीछे नरेंद्र मोदी आज पूरा कंसंट्रेशन, अपना पूरा 10 साल का कार्यकाल सिर्फ काले धन पर ही लगाया है। परिणाम आपके सामने है। अडानी, माधवी बुच, सेबी, ये सब जो घोटाले और भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। नरेंद्र मोदी के पास इतने पैसे, ब्लैक मनी अंडरग्राउंड तरीके से मिल गए, जिसे विदेशों में होल्ड अप कर लिया और बाद में उसे धीरे धीरे ला करके अंदर सब कुछ खरीद कर अडानी के नाम से कर दिया, यानी मोडानी, यानी उनकी और अडानी की मिली हुई संपत्ति बना लिया। पूरे देश को लूटा, लूट करके कमाया, कमा करके सिर्फ गुजराती माफियाओं को की जेबें भरी, उनके कर्जे माफ कर दिया। आपको पता ही होगा 16 लाख करोड़ कर्जा माफ कर चुके हैं। खैर, इस तरह के बहुत सी चीजें आपके सामने हैं। बात यह है जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि आरएसएस आज भी उसी कायरता का परिचय देता है सच का सामना करने में। सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी ने देश को बेचा, बुरी तरह से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, जहर घोल दिया। एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, पर एक प्रदेश मणिपुर जल रहा है, फिर से वहां घटनाएं हो रही हैं, ड्रोन से हमले हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं। जहर उन्हीं का ही बोया हुआ है मेरे दोस्त। सिर्फ वही नहीं, ट्रेन में चलते हुए किसी को मारा जाता है, किसी को प्रताड़ित किया जाता है, कहीं ना कहीं दंगे होते हैं, फसाद होते हैं। सब कुछ जो जहर नरेंद्र मोदी ने बोया, उसकी भागीदारी आरएसएस ने भी ली। और सिर्फ यही नहीं, आज अब से मैंने कहा कि मोहन भागवत की और मोदी की दुश्मनी पुरानी है। आरएसएस मोदी को किसी भी कीमत पे नहीं चाहता था, यह भी बात सच है। लेकिन इस बीच परिस्थितियां ऐसी बनती रही कि चाहकर भी आरएसएस मोदी का कुछ नहीं उखाड़ पाया। बात पैसे की थी। जो आदमी पैसे के लिए बिक जाता है, उसमें वो दम नहीं रहता कि वो सच बोल पाए। आज रामदेव सच नहीं बोल पाते, क्योंकि वो स्टेट मैनेजर हैं, क्योंकि वो बिके हुए हैं, उनकी 2 कौड़ी की भी औकात नहीं है। नरेंद्र मोदी के पैसों से पले हुए हैं, उनके बनाए हुए बेनामी संपत्ति का संचालन करते हैं। तो उनकी औकात कहां है जो समाज के बारे में, देश के हित के बारे में दम से बोल सके? नहीं बोल पाते। और जितने भी भगवा दलाल हैं, रविशंकर आज दिखाई कहीं देते हैं? नहीं ना। 2010 और 14 से पहले न जाने कितने इनके कार्यक्रम होते थे, सब जगह नरेंद्र मोदी की प्रशंसा होती थी, वगैरह वगैरह, आपने देखा होगा। राम रहीम को भी उसी तरह से, दूसरे और भी जो भी हैं। मेरे दोस्त, कहने का अर्थ यह है कि देश के लिए लड़ना, देश के लिए सच बोलना, देश के लिए कुछ
करना इनके बस का नहीं है, इनकी औकात में नहीं है। जैसे मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी चाहकर भी माधवी बुच का कुछ नहीं उखाड़ सकते, उसे उससे इस्तीफा तक नहीं मांग सकते। आफ्टरऑल एक वो सेबी की चीफ है, उसे किसी भी समय नरेंद्र मोदी चाहे तो हटा सकते हैं अगर उनमें प्रधानमंत्रित्व तो हो। लेकिन एक ब्रोकर जो होता है, ये एक पैसे से जुड़ा हुआ, पैसे की दलाली करता है, जो व्यापार करता है, देश बेचता है, अपराध करता है, उसमें वो मनोबल ही नहीं रहता जो सच के लिए कोई निर्णय ले सके। कहीं भी किसी भी मौके पर आपने कभी नरेंद्र मोदी को सच के लिए, सच का साथ देते हुए, सच के साथ खड़े होते देखा है? नहीं ना। बृजभूषण का मामला हो, कुलदीप सिंह सेंगर का मामला हो, चिन्मय आनंद का मामला हो, नारी सम्मान की बात कर ले, या महिला पहलवानों के बारे में हो, आपने देखा। इसी तरह से भ्रष्टाचार का मामला हो, सारे भ्रष्टाचारी अपने यहां बुला लिए और अपनी पार्टी में मिला लिए। कहने का अर्थ यह है कि एक भ्रष्ट आदमी कभी ताल ठोक करके सच्चाई पर चल ही नहीं सकता। यानी मैंने अभी कहा कि नरेंद्र मोदी की औकात में ही नहीं है कि वो माधवी बुच को निकाल दें, यानी माधवी बुच पर कोई कार्रवाई कर दें, क्योंकि सारा ब्लैक मनी हैंडलिंग जो कर रही थी वो माधवी बुच कर रही थी। क्योंकि काला धन अगर विदेशों से देश में आएगा तो वो सिर्फ एक ही रास्ता है अंडरग्राउंड तरीके से लाने का, वो ऐसे भी, यानी फॉल्स कंपनियां बना करके लाया जाएगा। जब फॉल्स कंपनियां बनाकर लाया जाएगा तो निश्चय ही उसमें भूमिका सेबी की होगी, सेबी को आंख बंद करना होगा। इसीलिए माधवी बुच को उस पद पर बिठाया गया। जिस गलत काम करने के लिए नरेंद्र मोदी ने माधवी बुच को सेबी का चीफ बनाया, आज किस मुंह से माधवी बुच को हटा सकते हैं? कैसे हिम्मत दिखा सकते हैं? माधवी बुच मुंह खोले तो नरेंद्र मोदी एक दिन भी बाहर नहीं रह सकते, जेल जाना पड़ेगा। मेरे दोस्त, जिस तरह से नरेंद्र मोदी माधवी बुच का कुछ नहीं उखाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसी तरह से आरएसएस यानी मोहन भागवत भी नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं उखाड़ सकते। क्यों? चाहते तो पहले भी नहीं थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। दूसरी बार 2019 में भी नहीं चाहते थे नरेंद्र मोदी को फिर से लाया जाए, बन गए। आज भी इस बार भी नहीं चाहते थे, बन गए। क्या कर ले रहे हैं? और इतने दिनों तक, इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने जितने अपकर्म किए हैं, जितने गलत काम किए हैं, कभी आरएसएस ने सांस तक लिया है? और अगर नरेंद्र मोदी के किसी गलत बात पर भी आरएसएस मुंह खोलता है तो ननद भौजाई के झगड़े की तरह या सास बहू के झगड़े की तरह ताना देते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता। इनमें, खैर मैंने पहले ही उदाहरण दे दिया कि दो हिजड़े जब लड़ते हैं तो वो पटकी पटका नहीं करते, वो तालियां बजा बजा के लड़ते हैं, तालियां बजा बजा के एक दूसरे को गाली देते हैं। बस इतना ही करते हैं और इतना ही कर सकते हैं, और वही हो रहा है। अगर नरेंद्र मोदी के गलत कामों को इंडिकेट करना है, उस पर सवाल उठाने हैं, उस पर ऑब्जेक्शन करना है, सीधे बोल सकते हैं। मोहन भागवत नहीं बोल पाते। वही बोला ना, सास बहू की तरह ताने देते हैं, भगवान मत बनो। अब सुनते हैं ना आप, मैं उन पर क्या जाऊंगा और क्या बोलूं, ये मत करो, वो ये गलत है, वो सही है, मतलब इनडायरेक्टली कहते हैं ना, बिना नाम लिए बहुत कुछ कह दिया। लोगों को मैं देखता हूं बड़े बड़े संजीदगी से मोहन भागवत की बातों को उठाते हैं कि ये कह दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। अरे कह दिया क्या? दोस्तों आपने सुना होगा, ताना देना, व्यंग करना। औरतें आपस में लड़ती है ना तो ऐसे ही कहती है ना, मतलब सीधे नहीं कहेंगी, घुमा करके कोई बात ताना देंगी, व्यंग करेंगी, बोली बोलेंगी, ठोली बोलेंगी। गांव में ऐसे ही एग्जैक्टली यही आपको देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब इनके कैरेक्टर क्या है? क्या इनमें राष्ट्रवाद है? अगर नरेंद्र मोदी में राष्ट्रवाद होता, देश के प्रति समर्पण होता, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते तो एक सेकंड नहीं लगता इतने बड़े भ्रष्टाचार के बाद माधवी बुच को हटाने में और अडानी पर कार्रवाई करने में, अडानी पर जांच बिठाने में। लेकिन नहीं, वो राष्ट्रवादी हैं ही नहीं, वो तो व्यापारी हैं। उन्होंने खुद ही कहा कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। तो जिसके खून में व्यापार है वो व्यापार करेगा, वो कार्रवाई क्या करेगा? वो किसी गलत, सारे काले धन के अल्टीमेट ओनरों से नरेंद्र मोदी खुद हाथ मिला लिए। अब बताइए, आप कभी किसी मंच से नरेंद्र मोदी काले धन का नाम ले रहे हैं? नहीं ना। काला धन ला करके 15-20 लाख देने वाले थे, दिए नहीं ना। यानी नरेंद्र मोदी व्यापारी है, इट्स प्रूव्ड।
अब वही बात रह गई कि नरेंद्र मोदी, मैंने कहा कि मोदी इनडायरेक्टली कोई बात कहीं किसी मंच से कहें कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन माधवी बुच का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे और नहीं करेंगे, उनकी औकात से ही बाहर है। वही अडानी का तो नाम लेने से भी डरते हैं, छींक आ जाती है, नहीं लेते नाम, संसद में लेने नहीं दिया, दूसरा कोई नाम लिया तो उस पर भी चढ़ बैठे, उसके भाषण को पंच करवा दिया, उसको संसद से निकलवा दिया। यही औकात है इनकी। अब मूल बात मेरे दोस्त, खैर इनकी लड़ाई कहां तक चलेगी, इनकी लड़ाई का परिणाम पलटवार, मतलब वो ननद भौजाई का झगड़ा, इनका आपस का कहां तक चले, है झगड़ा, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने हाउस अरेस्ट कर दिया मोहन भागवत को। मोहन भागवत रोज ताने दे रहे हैं किसी न किसी मंच से, ये मत करो, वो मत, भगवान मत बनो, ये मत बनो, वो मत बनो, कोई मीनिंग ही नहीं है। अगर इनमें राष्ट्रवाद होता, अगर इनमें देश के प्रति समर्पण होता, अगर ये संगठन देश के प्रति समर्पित होता, तो ताल ठोककर मंच से यह बात कहता कि नरेंद्र मोदी तुम देश को बेच करके गुजराती माफियाओं को दे रहे हो, और दे रहे हैं। कि यह भी नहीं कह पाता, ताने देता है, व्यंग करता है। कमाल, मतलब ये देश को ही बेवकूफ बना मिलकर के। ये चलिए, आपने देखा अडानी का नरेंद्र मोदी नाम लेने से भी घबराते हैं। जैसे पति परमेश्वर का एक टिपिकल नारी जो है भारत में नाम नहीं लेती अपने पति का, उसी तरह से नरेंद्र मोदी चाइना और अडानी का नाम लेने से कतराते हैं। तो ये वो कॉमन जेंडर वालों का झगड़ा ये चलता रहेगा। इससे कुछ क्या होगा क्या नहीं होगा वो छोड़ दीजिए। अब आते हैं मूल बात। मेरे दोस्त, देश को एक नेता मिला है राहुल गांधी के रूप में। मैं राहुल गांधी का समर्थन क्यों करता हूं? राजनीतिक नहीं हूं मैं, पॉलिटिशियन नहीं हूं ना, पॉलिटिक्स से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन देश हित में बात करना, देश हित में सच बोलना और सीधे बोलना मेरी आदत में शुमार है, और वही बात मैं कर रहा हूं। जब राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी पप्पू साबित करने में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए थे, तब से लेकर आज तक, अभी भी राहुल गांधी को कभी भी आप बोलते हुए देखिए, ताना नहीं मारते, बिना नाम लिए आरोप नहीं लगाते। ऐसा कहते हैं ना, मतलब बिना नाम लिए बहुत कुछ कह दिया, बिना ये कहे वो ऐसे कह दिया। ये काम राहुल का नहीं है। राहुल गांधी सीधे बोलते हैं, संसद में बोले सीधे, हां तुम हिंदू नहीं हो, तुम जहर फैलाते हो, जहर फैलाने वाला हिंदू हो ही नहीं सकता। इतने सीधे कौन बात करता है? और नरेंद्र मोदी क्या, पूरी संसद ही सकपका गई, नहीं बोल पाए नरेंद्र मोदी उठकर ऑब्जेक्शन लेने की कोशिश किए, बोले, ट्विस्ट करने की कोशिश की कि ये तो पूरे हिंदुओं का अपमान है। बोले नहीं, पूरे हिंदुओं की बात ही नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, तुम हिंदू नहीं हो। इस तरह से जो बोल सके, डंके की चोट पर जो सच बोलने की हिम्मत रखे, उसे अपना नेता बनाओ ना यार, उसे प्रधानमंत्री बनाओ ना। इतने बड़े साजिश करता जो हर कदम पर आपको धोखा दिया, आज भी उससे उम्मीद लगाए बैठे हो या सोचते हो कि वो कुछ सही करेगा, देश के लिए क्या करेगा? वो तो पहले ही बोल चुका, मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। वो तो कह चुका अपने बारे में। वो एक जगह से ये भी कहा था कि गुजराती तो हमेशा एक हाथ में झोला रखते हैं और घूमने के लिए तैयार, झोला और झोले में खाखरा रखते हैं और घूमने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, कहीं भी घुमक्कड़ है घूमने चले जाते हैं। वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं विदेश घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हमारा आपका देश का पैसा कैसे किस तरह से उड़ा रहे हैं। कुछ हो ना हो, अपना देश जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, और समझौता कराने चले जाते हैं यूक्रेन और रूस में, और वो भी यूक्रेन चले जाते हैं, रूस को मिर्ची लगी होगी, अब वो रूस पाकिस्तान की तरफ से घुमाकर घुसेड़ेगा, नहीं तो चीन की तरफ से घुमाकर घुसेड़ेगा, नहीं और कहीं से। जिसे मिर्ची लगेगी वो अपना बदला लेगा। होता तो यही है ना। तो राजनीति, देश की, राष्ट्रवाद, सब कुछ तहस नहस कर दिया। यहां तक कि कूटनीति, विदेशों में भी नरेंद्र मोदी ने पूरा सत्यानाश कर दिया। और फिर भी जब कुछ लोग इनडायरेक्टली बात करते हैं तो जल जाती है यार, अच्छा नहीं लगता, बहुत गुस्सा आता है। कई दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया, इसीलिए, इसी क्रोध में। अच्छा ही नहीं लगता। सच बोलो यार, सच बोलने में जब इतना सच बोलते हो, क्या औरतों की तरह
सास बहू के झगड़ों की तरह, या मतलब ताना देते हो, व्यंग करते हो, व्यंग से बोलते हो, ताने से बोलते हो, क्या हो? ये कौन सी मर्दानगी है? मर्द हो, मर्द की औलाद हो, सीधे बोलो ना, तुमने गलत किया है, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, तुम आगे प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ये बात बोल सकते थे उस समय भी, डंके की चोट पे नहीं बोले। कुछ पैसा मिला होगा, कुछ लाभ मिला होगा, ब्लैक मनी की हिस्सेदारी मिल गई होगी, या फिर जो भी है, आप खुद समझ सकते हैं क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है देश हित में नहीं है मेरे दोस्त। हो सके तो आवाज उठाइए, देश को बचाइए, देश आपका है। ये तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, हम जैसे जो कतार में खड़े हैं, मतलब ऊपर जाने के लिए, सबको कभी ना कभी तो जाना ही, लेकिन पूरे देश को ये हजारों साल के लिए गुलाम बनाकर चले जाएंगे अमेरिका और चीन का, जो इस समय हो रहा है। आज भारत पूरी तरह से निर्भर है चीन पर, यह नरेंद्र मोदी की देन है। और इतने बड़े देशद्रोह के बाद भी अगर कोई नरेंद्र मोदी का नारा लगाता है, या फिर अगर कोई मोहन भागवत जैसा आदमी इतने पावरफुल होते हुए भी, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हुए भी ताने मारकर कोई बात कहता है, सीधे बोल नहीं पाता, तो दुख होता है। लेकिन यह समझ में आता है कि भारत कई सौ साल गुलाम क्यों रहा। ऐसे ही नपुंसक रहे होंगे जो देश हित में तलवार नहीं उठा पाए, हथियार नहीं उठा पाए, लड़ने के लिए सामने नहीं आ पाए, इसीलिए तो इतने दिनों तक गुलाम रहा भारत। और इसीलिए कुछ लुटेरे, मुट्ठी भर मुगल लुटेरे आए और भारत को अपने कब्जे में कर लिया। कुछ समुद्री लुटेरे, समुद्री चोर आए और भारत को अपने कब्जे में कर लिया, अंग्रेज, और सत्ता यहां कायम रखी, राज किया और चले गए। उनके साथ ये मिले रहे। खैर, दुख होता है, तकलीफ होती है, फील होता है। कभी कभी ये फीलिंग्स, इन लोगों की नामर्दगी या मतलब जनखईपन, या इनकी कायराना बातें देख करके मन नहीं करता कि फिर कुछ बोलूं, कुछ कहूं, कुछ सामने आऊं। ये लेकिन फिर भी रहा नहीं जाता तो बोलते हैं। आपको क्या लगता है, अगर ये राष्ट्रवादी होते तो इस तरह औरतों की तरह ताने देकर बात करते मोदी के बारे में, या मोदी किसी और के बारे में कोई निर्णय नहीं ले पाते? आपको लगता है कि ये देश चलाने के काबिल हैं? इतने बड़े भ्रष्टाचार पूरे मैंने कहा कि भ्रष्टाचार की तीन कड़ी, तीन, अडानी, मोदी और माधवी बुच के बगैर मोदी भ्रष्टाचार कर नहीं सकते थे, ब्लैक मनी भारत ला नहीं सकते थे अंडरग्राउंड तरीके से, और अडानी को दे नहीं सकते थे। अडानी, मोदी कड़ी हैं भारत की लूट के, भारत लूट करके नरेंद्र मोदी अडानी को दिया। लूटने में माधवी बुच एक बहुत बड़ी सहयोगी रही, क्योंकि वो उसी संस्था के जरिए ही वो लूटा हुआ पहले का माल जो विदेशों में था वो अंदर लाया जा सकता था। खैर, इसके लिए कई बार बता चुका हूं कि किसान बिल ही सिर्फ इस बात के लिए लाया गया था कि वो लूटा हुआ माल कैसे भारत लाया जाए और कैसे कृषि क्षेत्र में खपाया जाए। खैर, ये सब बातें अलग हैं। फिलहाल ये दुख है, और मेरी अपनी फीलिंग जो मैंने आपको बताई कि देश अभी भी बर्बाद हो रहा है, और कुछ लोग ताने देकर बातें कर रहे हैं। अगर वही औरतों की तरह तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, उम्मीद जगी है, उम्मीद है राहुल गांधी से, जो डंके की चोट पर किसी भी मंच से कहीं भी बैठ के कुछ भी कहते हैं देश हित में। आपको भी ठीक लगे तो राहुल गांधी का समर्थन कीजिए, राहुल गांधी से जुड़िए, कांग्रेस पार्टी से जुड़िए, जो भी कर सकते हैं आप देश के लिए कीजिए। पॉलिटिक्स से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको मार्गदर्शन, यानी जो कह रहा हूं वो कह सकता हूं। इससे ज्यादा मेरी कोई हिम्मत, औकात या जो भी समझ लो नहीं है कि मैं आपको कुछ कह सकूं या आपके साथ मिलकर के लड़ाई लड़ सकूं, कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी कहते हैं ना, समय तो आ गया है। ठीक है, तो मेरे दोस्त, देश आपका है। आगे आने वाली पीढ़ी, 80 करोड़ लोग जो कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं 5 किलो अनाज का, ये कंटिन्यू ना हो जाए, या 80 करोड़ से 140 करोड़ हाथों में कटोरा ना आ जाए, उससे पहले हो सके तो देश बचा लीजिए।